नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की क्लास शुरू करने वाले हैं और शुरुआत से इसमें शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शुरू से शुरू करके लास्ट तक इसको इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, जो कि आपके एमपीपीएससी में प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमपीएसआई और एमपीपीवी के अंदर जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम में और जो प्री होता है स्टेट सर्विस का एमपीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 4 से 5 प्रश्न तो होते ही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे संक्षेप में सारा कुछ समेटने की कोशिश की है ताकि आपको विद इन टाइम लिमिट जितने भी फैक्ट हैं सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर कराया जा सके। ओके, तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि हम जो भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे ब्रिटिश कंपनी से। भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी में, लेकिन उस समय जो उद्देश्य था ब्रिटिश कंपनी का वो था भारत में केवल व्यापार करना। जब स्थापना हुई उसकी तब ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य था कि हमें भारत में केवल और केवल व्यापार करना है। ठीक है, 1765 तक यही स्थिति रही, मगर 1765 के बाद ये परिस्थितियाँ बदल गईं और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए कंपनी ने। ओके, अब दीवानी न्याय क्या होता है? जो दीवानी मामले होते हैं वो गैर आपराधिक मामले होते हैं। गैर आपराधिक के अंतर्गत तुम्हारे जो अपराध है उसमें आ गया चोरी, लूटपाट, बलात्कार, ये सब किसमें आ गया? अपराध की श्रेणी। इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं जैसे कि मकान मालिक किराएदार का विवाद हो गया या ज़मीन का विवाद हो गया, ये सब जो मामले हैं ये दीवानी मामले के अंतर्गत आ जाते हैं। तो व्यापार करना इसका उद्देश्य जो था उसी पे ये रही कब तक? 1765 तक इसने यही काम देखा। लेकिन 1765 के बाद उसे बंगाल और बिहार और उड़ीसा इन 3 राज्यों के दीवानी न्याय के अधिकार इसने प्राप्त कर लिए। जब इसने ये अधिकार प्राप्त कर लिए तो कोई ना कोई इसका स्रोत तो रहा होगा कि भाई कहाँ से इसने प्राप्त किए। तो यहाँ ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1764 बक्सर की लड़ाई, ये जब अंग्रेज़ों ने जीत ली तब मुग़ल बादशाह जो थे शाह आलम, मुग़ल बादशाह शाह आलम, ठीक है, इनके द्वारा कंपनी को दीवानी अधिकार दिए गए थे। इन्हीं के द्वारा कंपनी को दीवानी अधिकार दिए गए थे। ओके, तो याद रखना है पहला इसमें कि भाई बक्सर की लड़ाई 1764, कंपनी ने जो दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त किए ये कब किए? 1765 के बाद, यानी कि ये कह सकते हैं कि 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद। कौन से मुग़ल शासक? मोहम्मद, ये हैं शाह आलम, ये भी आपको इसमें नाम याद रखना है इनका, शाह आलम। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इसमें। 1858 के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो भारत का शासन था 1858 से पहले, आपको संक्षेप में बताएं, 1858 से पहले भारत का शासन जो था वो कंपनी के हाथों में था। लेकिन 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद ये जो है ये ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने ये भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। यानी कि अब जो शासन चला गया वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, प्रत्यक्ष था। ठीक है, और ये जो शासन रहा ब्रिटिश सरकार का ये रहा 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ये जारी रहा, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। तो ये हमने संक्षेप में इसका बैकग्राउंड देखा। जब हम आज़ाद हो गए तब हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ओके, 1934 में एम.एन. राय ने जो सुझाव दिए थे इन्हीं के उद्देश्य को अमल में लाने के लिए, मतलब जो इनने सुझाव दिए थे उन्हीं को अमल में लाना था और उसी उद्देश्य के साथ 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, एम.एन. राय जो हैं ये कौन है? भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बाद में कैबिनेट मिशन जो आया था उसके सुझाव के अंतर्गत जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया। लेकिन ये जो हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के सुझाव को अमल में लाने का जो उद्देश्य था वो यही था, संविधान सभा का गठन। तो आपको याद रखना है इनका नाम भी।
और जो संविधान सभा का गठन हुआ उसने संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया। ओके, अब हम देखते हैं मेन कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, ये आपने जाना क्या इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हम कि भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। ओके, अब जैसे हम संविधान कर रहे हैं तो संविधान में चैप्टर 1 से लेके और लास्ट तक ख़त्म करते हैं, अनुच्छेद वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों देखना ज़रूरी है ये यहाँ पे क्लियर करते हैं कि भाई भारत में जो शासन रहा है काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा है, यानी भारत उपनिवेश रहा है अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे राज्य किया तो कुछ नियम कानून, कुछ अधिनियम इनके द्वारा पारित किए गए भारत के राज्य क्षेत्र में। उन्हीं अधिनियमों के प्रावधान, कुछ प्रावधान हैं उन अधिनियमों से जो हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ओके, इसलिए हमारे लिए उन अधिनियमों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि कौन से वो प्रावधान थे जो उस भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में लिए गए। ओके, इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की हमें आवश्यकता होती है। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी नियम और अधिनियम एक्ट आए, एक्ट बोल सकते हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा ताज के शासन के अंतर्गत। ताज यानी कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ओके, कंपनी का शासन जो रहा वो रहा 1753 से 1858 तक, और ताज का शासन शुरू जो हुआ था वो हुआ था 1858 से 1947 तक। ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। तो इसी कंपनी के शासन के तहत पहला जो एक्ट आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जारी किया गया। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए कि भाई ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट, पहला इसमें आपको याद रखना है कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। पहली बार कंपनी का प्रशासनिक एवं राज्य के कार्यों को मान्यता मिली, यानी कंपनी जो यहाँ पे शासन चला रही थी उसको मान्यता दी गई, यानी कि उसके कार्यों को वैलिड किया गया थ्रू 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। दोनों बातें आपको याद रखनी है। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक, यहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कुछ अन्य प्रावधान हैं वो और जान लेते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं क्या थी। पहले जो था बंगाल का गवर्नर था, रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसको आप मिसप्रिंट है यहाँ पे जनरल भी लिखा हुआ है। ओके, तो आप इसको सुधार लें। तो पहले बंगाल का गवर्नर एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो हैं वो इसके अधीन कर दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्रश्न अगर बने कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो पहले गवर्नर जनरल हुए वो हुए कंपनी के अधीन, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका नाम याद रखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल। ओके, ये मैंने स्टार मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। सबसे पहले देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय को, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1774 में कलकत्ता में। ठीक है ना, उस समय ये कलकत्ता था, कोलकाता नहीं था। तो उच्चतम न्यायालय की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में स्थापना की गई। कन्फ्यूजन ये होता है कि हम उच्चतम न्यायालय को हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय समझ बैठते हैं, कभी कभार उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय, इसलिए एक्ट का सीधा पूछ लेता है कि सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई या सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो कई बार हम ये लगा आते हैं जबकि गलत हो जाता है। तो याद रखना है आपको कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जबकि 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत? हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 और इसमें मुख्य प्रावधान थे। पहला कि भाई जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं करेंगे और भारत के लोगों से, यानी कि भारत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनसे ना तो कोई उपहार लेंगे ना रिश्वत लेंगे। पूर्णतः रोक लगा दी गई उनके निजी व्यापार पे और उपहार और रिश्वत लेने पे। ये इसमें एक और मुख्य प्रावधान था। इसके अतिरिक्त नागरिक, राजस्व और सैन्य मामले, ये तीनों जो हैं इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए आवश्यक कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इतने प्रावधान उसमें मुख्य थे।
कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको सारे प्रावधान इसमें याद रखने हैं। आगे देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें हम देखेंगे। ओके, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट पे नज़र और डालते हैं। ये एक्ट देखें, इससे पहले एक और इसमें मैं प्रावधान ऐड करना चाहूँगा, उसे आप जोड़ सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन में। जो 1774 में यानी कि 1774 ये रहा आपका उच्चतम न्यायालय, इसके तहत मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की, इसमें न्यायाधीशों की संख्या के तो एक था मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी प्रकार भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए उच्चतम न्यायालय के, वो हुए सर एलिजाह इम्पे, इनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। ओके, नाम भी इसका याद रखना है, भूलना नहीं है। ये भी प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो मैं मिस कर रहा था इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ओके, उसके बारे में भी एक लाइन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 1781 में जो एक्ट आया वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था, पहला। दूसरा इसमें यह है कि कलकत्ता की जो सरकार थी, कलकत्ता सरकार को अधिकार दिया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएगी। ओके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये आपको 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक लाइन याद रखनी है। ओके, कि कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी। तो आपको ये एक्ट याद रखना है। तो अब हम आते हैं 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को। ओके, इसमें कार्यों को पृथक अलग किया गया, जो कंपनी के कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य यानी व्यापारिक कार्य, दोनों को अलग अलग किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा नियंत्रित किया गया राजनीतिक कार्य और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है। ओके, इसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है, लेकिन उससे पहले 1793 ईस्वी का भी चार्टर अधिनियम था। इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि भाई जो कंपनी के अधीन जो कर्मचारी रहेंगे उनके वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो तो है ही, आपको जानना ही है। साथ में जो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 1813 का चार्टर अधिनियम आया, उससे पहले 1793 का भी चार्टर अधिनियम आया था, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया था। ये इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है। अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813 की। ओके, इसके तहत कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट कि व्यापारिक एक अधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया। उसका जो व्यापार करने का अधिकार था उसको समाप्त किया गया केवल और केवल चाय के व्यापार के साथ। वो भी चाय का व्यापार किसके साथ कर सकते थे कंपनी, किसके साथ, चीन और पूर्वी देशों के साथ। बाकी भारत के साथ जितने भी व्यापार थे वो पूर्ण था प्रतिबंधित, रोक दिए गए। यहाँ से प्रश्न बनता है ओके, कि कंपनी का जो ये वाली लाइन स्टेटमेंट दे देगा और ऑप्शन दे देगा 4 एक्ट, जिसमें से आपको 1813 ईस्वी याद रखना है इसके अंतर्गत। ओके, इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने ये भी अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण है अगर संवैधानिक इतिहास को देखें। इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, पहले गवर्नर जनरल, और उसके अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर किए गए। बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो 2 यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भाई भारत का गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया, किस एक्ट के माध्यम से, 1833 का चार्टर अधिनियम। पहले कौन थे, पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरह पहले भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका भी आपको नाम याद रखना है। और 1833 के चार्टर अधिनियम में एक मुख्य प्रावधान ये किया गया कि व्यापार का जो एकाधिकार है अब वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी अब ना तो चाय का व्यापार चीन और पूर्वी देशों के साथ करेगी, ना किसी भी प्रकार का व्यापार किसी अन्य देश के साथ करेगी भारत को लेके। तो ये 1833 में एक मुख्य प्रावधान इसमें किया गया। अगला देखते हैं कि भाई गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक और नए सदस्य जोड़े गए जिनको विधि सदस्य नाम दिया गया। वो चौथे सदस्य थे उसके, ओके ना, 4th मेंबर ऑफ ये गवर्नर जनरल काउंसिल, विधि सदस्य याद रखिएगा।
और इसी प्रकार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का भी गठन किया गया। ये भी आप इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ज़रूर कि पहला विधि आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ओके, अब देखते हैं हम 1853 का चार्टर अधिनियम। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए इसको जल्दी से जान लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो 1853 का चार्टर अधिनियम में जो इससे पहले एक और आया था, इससे पहले हम वो ये जानेंगे कि ये जो चार्टर अधिनियम थे ये 1793 से आना शुरू हुए थे। ओके, ये 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो अंतिम चार्टर अधिनियम जो था वो था 1853 का। शुरू कब से हुए थे? 1793 से। तो चार्टर अधिनियम की श्रृंखलाओं में ये अंतिम चार्टर अधिनियम। ओके, इसके बाद ताज का शासन शुरू हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो गवर्नर जनरल की परिषद को अलग अलग किया गया, इसके कार्यों को, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उनके कार्यों को भी अलग अलग कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 53 के चार्टर, यानी कि विधायी कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य अलग, दोनों अलग हो गए। और जो सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई, किस एक्ट के तहत? यही 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ओके, यानी कि अब जो विशिष्ट सिविल सेवा थी वो भारतीयों के लिए खोल दी गई। अब यहाँ विशिष्ट सिविल सेवा का क्या मतलब है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है, पता होना चाहिए। विशिष्ट सिविल सेवा है उच्च सिविल सेवा जो थी, जो कंपनी के कानून के द्वारा अधिनियमित होती थी, जबकि जो निम्न सिविल सेवा थी ये अन्य तरह से निगमित होती थी या नियंत्रित होती थी। ये ऑलरेडी भारतीयों के लिए थी, मगर अब विशिष्ट सिविल सेवा खोल दी गई जो कि कंपनी के कानूनों के द्वारा नियंत्रित होती थी, जो उच्च सिविल सेवा थी। ओके, उसी को ध्यान में रखते हुए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। ओके ना, इसी अधिनियम के तहत 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ओके, तो ये आज हमने देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला रिवाइज देख लेते क्या क्या हमने इसमें जाना। पहला देखिए ब्रिटिश कंपनी की स्थापना, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या था, और 1765 के बाद उसकी क्या परिस्थितियाँ बदली, उसके क्या कार्यों में क्या बदलाव हुआ। ये हमने देखा कि दीवानी न्याय के उसे अधिकार दिए गए, और ये दिए मोहम्मद शाह आलम ने जो कि मुग़ल बादशाह थे। उसके बाद कंपनी का शासन ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, यानी कि भारत का शासन अब ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया 1858 के बाद, जो कि 47 तक जारी रहा। उसके बाद हमने देखा कि संविधान की आज़ादी के बाद संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके तहत M.N. राय के जो सुझाव थे उनको अमल में लाने के उद्देश्य के साथ हमने संविधान सभा का गठन किया, और जो कि संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ये सब जानने के बाद हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र दौड़ाई, और हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो था जितने भी अधिनियम आए उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं, कंपनी और ताज, जो कि अलग अलग समय अवधि में आए। ओके, जिसमें सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, उसके बाद हमने 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट देखा, उसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। इनके पहले 1793 का भी हमने चार्टर अधिनियम देखा था, ओके, जो कि इसमें हमने डिनोट मार्क नहीं किया हुआ है। इसके बाद अंतिम हमने देखा 1853 का चार्टर अधिनियम, ओके, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई। इसके बाद अब शुरू होता है ताज का शासन, जैसे कि हमने शुरू में किया था। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि संक्षेप में सारा कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि प्रश्न यहाँ से बने तो वो छूटे ना। और आज का जो अंतिम जो प्रश्न है वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि उच्च न्यायालय जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता का नाम उच्च न्यायालय से रिलेटेड नहीं है। प्रश्न ये है कि कलकत्ता का नाम कोलकाता जो किया गया वो किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है। ओके, कोलकाता नाम किस वर्ष किया गया, ये आज का प्रश्न है आपका। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।